नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एल्गार परिषद से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 84 वर्षीय झारखंड के मानवाधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी का निधन पुलिस हिरासत में ही हो गया है। स्टैन स्वामी भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में न्यायिक हिरासत में थे। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह वेंटिलेटर पर थे और उनकी जमानत की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उनके स्वास्थ्य की देखभाल में बरती जा रही लापरवाही पर भी सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के तहत पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने के मामले में आश्चर्य जताया। ये धारा 66A एक विवादास्पद कानून है जो ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। हालांकि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन वाला मानते हुए 2015 में ही रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इस कानून के तहत ही देश भर में 1000 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ये सुनकर कोर्ट आश्चर्यचकित रह गया। जस्टिस नरीमन ने कहा कि मैं बस इतना कह सकता हूँ कि यह अद्भुत है, जो ये चल रहा है ये भयानक है। जस्टिस नरीमन ने इसके साथ ही कहा कि वो नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा और मामले को 2 हफ्ते बाद सूचीबद्ध कर दिया। ओबीसी आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को शिवसेना और बीजेपी के विधायकों में हुई धक्का मुक्की के मामले में बीजेपी के 12 विधायकों को विधानसभा उपाध्यक्ष ने 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान ये सभी 12 विधायक विधानसभा की कार्यवाही में 1 साल तक भाग नहीं ले पाएंगे। 2 दिन के मानसून सत्र में ओबीसी आरक्षण पर चल रही बहस के दौरान बीजेपी और शिवसेना के विधायक सदन के भीतर ही भिड़ गए और आपस में गाली गलौज और धक्का मुक्की करने लगे। बीजेपी ने अपने विधायकों पर की गई कार्रवाई को एक तरफा कार्रवाई बताया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को एक कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता की बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि लिंचिंग में शामिल लोग हिंदुत्व के विरोधी हैं और जो ये कहें कि मुस्लिम इस देश में नहीं रह सकते वो हिंदू नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि दोनों का DNA एक ही है, लेकिन रविवार को ही हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता सूरज पाल अमू ने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। गुड़गांव के पटौदी में हुई महापंचायत में अमू ने बिना मुस्लिम समुदाय का नाम लिए हुए उनको गाली देते हुए कहा कि इनको देश से निकालो, ऐसा प्रस्ताव पास होना चाहिए। इन लोगों के जो पार्क पटौदी में बन रहे हैं उनके पत्थर उखाड़ दो और इन लोगों को मकान और दुकान किराए पर मत दो। ये महापंचायत धर्म परिवर्तन के मामलों, कथित लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग को लेकर बुलाई गई थी। इसके बाद कहा जाने लगा है कि क्या संघ की ओर से दिखावे के लिए ही हिंदू मुस्लिम एकता की बातें कही जाती हैं? अगर नहीं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जेल से बाहर आने के बाद आज पहली बार लालू प्रसाद यादव सार्वजनिक तौर पर बोले। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर रताड़ा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सामाजिक ताने-बाने को खंडित किया जा रहा है। नारे लगाए जा रहे हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा। ये क्या है? क्या चाहते हैं इस देश में? सत्ता के लिए लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं? लालू ने कहा कि हम मिट जाएंगे लेकिन टूटने वाले नहीं हैं। इसके अलावा लालू ने कहा कि कोरोना से अधिक तो महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की हालत खराब कर दी है। क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 नवंबर को इस्तीफा दे देंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बगैर विधानसभा का सदस्य बने मुख्यमंत्री पद पर उनका 6 महीना उस दिन पूरा हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा है यदि उपचुनाव नहीं कराए गए तो ममता बनर्जी 6 महीने का समय पूरा होने के 2 दिन पहले पद से इस्तीफा दे सकती हैं और फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ ले सकती हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी सदन का सदस्य नहीं होने की स्थिति में अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रहा जा सकता है। ऐसा एक बार फिर किया जा सकता है, यानी अधिकतम 1 साल तक कोई व्यक्ति बगैर किसी सदन का सदस्य बने मंत्री पद पर रह सकता है। उसके बाद उसे हर हाल में पद से हटना ही होगा। उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर नया राजनीतिक तूफान खड़ा होने के आसार हैं। सीबीआई ने इस गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में एक नया केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही एजेंसी ने इस मामले में उत्तर प्रदेश में 40 सहित कुल 42 जगहों पर छापे मारे हैं। राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एक जगह पर छापे मारे गए हैं। गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था।
इस मामले में अनियमितता के आरोप लगाए गए। इसमें एक एफआईआर पहले ही 2017 में दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर में अखिलेश यादव का नाम नहीं है। अब सीबीआई ने इस मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज की है। इसी को लेकर सुबह तड़के छापेमारी शुरू हुई। डॉक्टरों और एलोपैथी को लेकर बाबा रामदेव द्वारा दिए गए विवादित बयानों के बाद उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इन सभी मामलों को एक ही स्थान पर जोड़ने की मांग करने के मामले में बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पिछली बार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामदेव से उनके बयानों के वीडियो टेप पेश करने को कहा था, जिसको उनके द्वारा अब पेश किया जा चुका है। वहीं कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव के बयानों के वीडियो और टेप को देखने के लिए मामले को स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें कल रात ही 11 बजे ये सब प्राप्त हुए हैं। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जन्मदिन से चिराग पासवान अपने पिता के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा का आगाज करेंगे और बिहार में घूमकर पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चिराग ने जिस हाजीपुर से इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है, वहां से उनके बागी चचा पशुपति कुमार पारस सांसद हैं। वहीं चिराग ने अपने पिता के जन्मदिन के अवसर पर ट्वीट कर उन्हें याद किया और उनको संबोधित करते हुए कहा कि आप ही का बेटा हूं, हार नहीं मानूंगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी रामविलास पासवान को याद करते हुए लिखा कि मुझे उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। वो भारत के सबसे अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे। कुछ दिन पहले जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। शुरुआती जांच के मुताबिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ड्रोन के जरिए 2 आईईडी गिराए गए थे। इनमें विस्फोटक पदार्थ आरडीएक्स और नाइट्रेट भी था। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि इस संबंध में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट से ये बात सामने आई है। जम्मू एयरबेस पर 2 धमाके हुए थे और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्हें आतंकवादी हमला करार दिया था। कोरोना के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे हरियाणा में लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। वे कहां हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी स्कूल प्रशासन को भी नहीं है। हरियाणा ने इन बच्चों को गायब करार देकर अलर्ट जारी किया, तो दिल्ली प्रशासन इन बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इनमें से ज़्यादातर बच्चों के अभिभावक लॉकडाउन में रोजगार छीनने के बाद फीस नहीं चुका पाए और बच्चों को स्कूल से निकाल लिया। तो कुछ बच्चे इसलिए ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 12.5 लाख बच्चे नए अकादमिक सत्र शुरू होने के बाद गायब पाए गए, यानी वे स्कूल नहीं गए और स्कूल प्रशासन से कोई संपर्क नहीं किया। स्कूल को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज भी पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। आज पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 89 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। बता दें, देश में अधिकतर राज्यों के शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो चुकी है, नहीं तो होने वाली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।